यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या करते हैं, द प्राइमरी मोनोक्रोमेटिक लेते हैं पहले, मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज kept at kept in front of double slit and screen is placed at d distance apart from double slit. so this is your primary monochromatic source and this is the slit and this is screen, ओके। और यहाँ से ये मिड पॉइंट लेते हैं ओरिजिन एंड ऑन स्क्रीन ब्लैक एंड डार्क lines appear. This is known as fringe pattern. यहाँ पर डार्क एंड ब्राइट लाइन अपीयर करती है। दिस इज S1, दिस इज S2 and separation between S1 and S2 is D, small d, this is capital D, and I want to know the intensity at point P, which is x distance from center. So P is at x distance from center where we want to know the intensity. So अब यहाँ से वेव P तक जाएगी और फिर यहाँ से भी वेव P तक जाएगी। तो इस पॉइंट पर वेव किस तरह से मिल रही है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कल हमने बताया था कि किसी पॉइंट पर अगर वेव ऐसे है और दूसरी वेव इस तरह से मिल रही है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेगी। हाँ, डार्क नहीं, वहाँ पर इंटेंसिटी लो रहेगी। कंडीशन डार्क कब होगी, जबकि एम्पलीट्यूड बराबर हो, ठीक है। सो वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज़ द पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से हम इस पॉइंट
P को मिला लेते हैं, ठीक है। दिस इज O, दिस इज O डैश एंड दिस इज थीटा, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर डाल दें तो दिस इज S2 डैश। देखिए ये मीटर में होता है और ये किस में होता है, मिलीमीटर या मिलीमीटर से कम, ठीक है, बहुत कम होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि S2 डैश P एंड S1 डैश P आर इक्वल, क्योंकि बहुत कम सेपरेशन है। जैसे यू टेक आर्क, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट एंड दिस इज सेंटर, यहाँ से ये डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे है। अब इस पर स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे हम खींच दें, हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ और इस आर्क की लेंथ का एरर 0.1% से भी कम होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन अंडर परमिसिबल लेवल या परमिसिबल लिमिट, कि अप्रॉक्सीमेशन तो आप ले रहे हैं लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन करेक्ट, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी गुड concept. And also remember that in physics there is not, you cannot expect that every problem can perfectly solve, ठीक है। You can solve the problem but it is under certain approximation, ठीक है। तो the path difference between two waves, the path difference between two waves, that is S1P and S2P is S2 dash, ठीक है। एंड दिस एंगल इज नियरली थीटा आल्सो, ठीक है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, या यूँ कह लें कि इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है। तो इसको जब घुमाएंगे थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, इसको थीटा से घुमा दें तो जितना एंगल ये रोटेट करेगा उतना एंगल ये परपेंडिकुलर भी रोटेट कर जाएगा। तो दिस इज थीटा। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, दैट इज d and this is d sin theta, okay। So S2 dash is equal to d sin theta and theta is small। वजह क्या है थीटा इज स्मॉल, कि सेंटर से कुछ दूरी तक ही फ्रिंजेस दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि सेंटर से 10 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर फ्रिंजेस दिखेंगी। सेंटर से मैक्सिमम 2 और 3 मिलीमीटर तक दिखेगी। तो अगर हम उसका एंगुलर डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो भी बहुत कम होगा। तो थीटा शुड बी स्मॉल, यानी थीटा इज ऑलवेज स्मॉल इन दिस केस। Theta is small, hence we take approximation sin theta is nearly equal to tan theta is nearly equal to theta,
क्योंकि आप ये जानते हैं कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज स्मॉल, ओके। और टेन थीटा कैसे आता है? बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो कॉस जीरो इज इक्वल टू 1, तो इसको 1 कर देंगे, ओके। हाँ, दैट इज ओके। नाउ you can take the triangle O dash OP from triangle O dash P, tan theta is equal to x by capital D, and this is nearly equal to sin theta. हाँ, यस, ठीक है। अब उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें बिल्कुल इंटरमीडिएट में क्या करते हैं, ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम लगा कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ये आसान लगता है कि बिकॉज दिस इज ट्रू सो वी कैन नॉट चेंज। ये मिटा दें, हाँ, ओके। हैंस एस डैश टू इज इक्वल टू डी, ठीक है। और साइन थीटा की जगह एक्स बाई कैपिटल डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और 3, वॉट एवर राइट। फॉर bright fringes condition is the path difference delta must be n lambda, ये होना चाहिए। hence this is equation number 3, hence from 2 and 3 we get n lambda is equal to d x by capital D. So x n is nth bright fringe, that will be x n, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ठीक है। हाँ, एनी प्रॉब्लम? एक्स एन क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि हमने ये कहा था कि इस पर स्क्रीन पे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट पैटर्न बनेगा, उसको हम फ्रिंज कहते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पी पॉइंट जो 0 से x ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, वहाँ पर इंटेंसिटी क्या है। तो उसके लिए हमने पहला कंडीशन लगाया कि अगर ब्राइट फ्रिंज x पर बन रही हो तो ब्राइट फ्रिंज अगर x पर बनेगी तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और यहाँ पर n है तो nth नंबर की ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। एंड देन आई इरेज दिस साइड, नो प्रॉब्लम, ओके। ओके
that is nth bright fringe, the fringe let the path difference delta is equal to twice n plus 1 lambda, twice n plus 1 lambda by 2, hence the fringe will be dark. So you have twice n plus 1 lambda by 2 is equal to dx by d, ठीक है, x by capital D. So x twice n plus 1 is equal to twice n plus 1, ठीक है, हाँ, lambda capital D by small d and half, so 1 by 2, ठीक है, ओके। फ्रिंज विड्थ, fringe width, the separation between two successive bright or dark fringes is fringe width. अब फ्रिंज विड्थ यहीं से मालूम हो जाएगा, ये होता है, क्यों? क्योंकि n इजकल टू 1, n इजकल टू 2, दोनों का अंतर घटा दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। तो वो अपने से आप कर लीजिएगा, दैट इज बीटा इजकल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इजकल टू बीटा, और एक्स ट्वाइस एन प्लस 1 तो ट्वाइस एन प्लस 3 माइनस दैट इज हाफ, दिस इज एक्चुअली हाफ, या ये उसको छोड़ दीजिए। द फ्रिंज विड्थ फॉर dark and bright fringes are same। मतलब कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन, अरे फ्रिंज विड्थ है डार्क के लिए या ब्राइट के लिए, वो सेम होगा। वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा दोनों में। हाँ, द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव, SUCCESSIVE, सक्सेसिव मतलब लगातार, ठीक है। इधर का मिटाएं,
हाँ, angular fringe width, it is angle subtended by the dark or bright fringes on O dash. O dash क्या था? ये था यहाँ से यहाँ तक, ये है, ऐसे बना हुआ है फ्रिंजेस, ठीक है। तो यहाँ से ये डार्क और यहाँ से ये डार्क, तो दिस इज थीटा, दिस थीटा इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। दिस इज O डैश, दिस इज P, दिस इज P डैश, ओके ओके, बिकॉज एंगल इज small, hence theta is equal to arc by radius. Arc is equal to P dash nearly, क्यों? क्योंकि एंगल को हम स्मॉल मान ले रहे हैं, तो ये कर्व है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट लाइन खींच लें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन उसको हम अगर आर्क मान लें, जैसे अगर यहाँ पर पॉइंट है तब तो आर्क नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट यहाँ आ गया तब आर्क मान सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अच्छा है, और ये भी सही है कि ये O है ओरिजिन, दिस इज D डिस्टेंस, तो ये सही है कि ये D डिस्टेंस से अलग तो होगा, लेकिन कितना? क्योंकि ये है 1 मीटर और ये है 1 मिलीमीटर, तो बहुत मामूली डिफरेंस आएगा। तो आर्क इज इक्वल टू P डैश, रेडियस इज इक्वल टू नियरली D, तो दैट इज D, बट P डैश इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ, क्यों? क्योंकि ये 2 सक्सेसिव ब्लैक या 2 सक्सेसिव डार्क फ्रिंज का सेपरेशन है। यस, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, ये अप्रॉक्सीमेशन क्यों ले रहे हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? नहीं हैं? थोड़ा बहुत क्या नहीं समझ में आ रहा, तो बोल क्यों नहीं रही हो कि सर ये चीज़ कैसे हो रहा है, या ये चीज़ कैसे हो रहा है, या ये चीज़ कैसे हो रहा है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे हुआ। ओके, टेक केयर ऑफ दिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो दिस इज बीटा डिवाइडेड बाई डी, दैट इज थीटा। ओके, हाँ हाँ, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एंड ये मिटा, तो सो दिस इज बीटा बाई डी, बीटा बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू थीटा, दैट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो ये हमारी सारी मैथमेटिक्स हो गई कि एक्स एन डिस्टेंस पे हमें डार्क मिलेगी या ब्राइट मिलेगी, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होगी। यहाँ से आप n इक्वल टू, यहाँ पर n लिखिए, फिर यहाँ पर सक्सेसिव, इसके बाद वाला क्या होगा, यहाँ पर n+1 लिख दीजिए, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो डार्क फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ निकल जाएगा। तो ये योर होमवर्क टू कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। अब आई डोंट थिंक दैट एनी इंटेंसिटी कितनी निकलेगी, तो इंटेंसिटी में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, इंटेंसिटी जो आप निकाल चुके हैं उसी फार्मूले से निकल जाएगी, क्योंकि हमने आई इजकल टू आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यही आया था, जो भी हो, कॉस आया था, कॉस आया था, कॉस स्क्वायर थीटा बाई, यस 4i0, ओके। तो इंटेंसिटी जो है ब्राइट फ्रिंज की कितनी होगी, इसको 0 रख दीजिए, तो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी जो सेंट्रल फ्रिंज की इंटेंसिटी होगी वो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी होगी, और वो कितनी होगी, 4 टाइम ऑफ I0, यानी जो इंसिडेंट वेव पड़ रही थी उसकी अगर इंटेंसिटी I0 है तो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी उसकी 4 गुना होगी, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड सम अप हो रहा है A प्लस B, तो अगर A एम्पलीट्यूड A और B बराबर है तो 2A आ जा रहा है, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी, क्योंकि इंटेंसिटी स्क्वायर होती है एम्पलीट्यूड की, ठीक है। तो इंटेंसिटी आप इस तरह से जो पहले कैलकुलेट कराए हैं वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको अभी दिक्कत हो रही है, हाँ दिक्कत हो रही है तुम्हें, और टेल व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम बताना पड़ेगा। डॉक्टर के पास नहीं जाके कह सकते कि डॉक्टर वो दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर तो चकरा जाएगा कि यार दर्द कहाँ हो रहा है, हाँ घुटने में दर्द है, पैर की अंगूठे में दर्द है, या सर में दर्द है, ओके। तो दिस इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दैट हाउ टू क्रिएट स्लिट्स S1 एंड S2, वाई वी क्रिएट स्लिट S1 एंड S2, ठीक है। तो ये मिटा रहे हैं, in
Young's double slit experiment, the slits behaves as a coherent sources to create coherent sources, we called it as phase lock condition. फेज को लॉक कर दिया, मतलब क्या होता है कि इससे जो निकल रही है वेव, इससे जो निकल रही है वेव, ये वेव पल्सेस के फॉर्म में निकलती है। पल्सेस का मतलब कि ये 30 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। तो फिर जो दूसरी वेव निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी। तो इस वेव और इस वेव के बीच में रैंडम फेज का चेंज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइट निकल कैसे रही है? लाइट ऊपर जा रही है, अरे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, 10⁻⁸ सेकेंड रह रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो ये 10⁻⁸ सेकेंड में ही लाइट इमिट होती है। तो 10⁻⁸ सेकेंड में अगर लाइट इमिट होगी तो वो 30 सेंटीमीटर से लेकर के 3 मीटर के रेंज लंबाई की होगी। उसके बाद वही एटम अगर फिर एक्साइट होगा तो जो लाइट निकल चुकी है उसके साथ उसका कोई फेज रिलेशन नहीं है। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स फेज लॉक की कंडीशन में, यानी एक सोर्स जो हम डबल स्लिट में क्या करते हैं, एक सोर्स यहाँ रखते हैं, ये सोर्स के सामने डबल स्लिट रखते हैं। हम यूँ क्यों नहीं कहते हैं कि दो बल्ब यहाँ और यहाँ रख दिए जाए? तो दो बल्ब अगर यहाँ और यहाँ रख दिए जाए तो उन दोनों में फेज लॉक यानी एक साथ फेज का परिवर्तन नहीं होगा। फेज का परिवर्तन दोनों में अलग अलग ढंग से होने लगेगा। तो अलग अलग ढंग से होने लगेगा तो इंटरफियरेंस तो मिलेगा, लेकिन वो 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए अवेलेबल होगा। यानी 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए ये पैटर्न मिला, अगले 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए ये पैटर्न मिला, उसके बाद वाले में ऐसे मिल सकता है, उसके बाद वाले अगले पर ऐसे मिल सकता है। तो क्या होगा कि 10⁻⁸ सेकेंड तक इंटरफियरेंस पैटर्न मौजूद रहेगा। उसके बाद अलग इंटरफियरेंस पैटर्न बन जाएगा जिसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बदल गई होगी। तो हमारा आँख इतना सेंसिटिव नहीं है कि इस बदलती हुई इंटेंसिटी को लगातार रीड कर सके, इसलिए हमारा आँख एवरेज वैल्यू रीड करता है। ठीक है, तो इस फेज लॉक कंडीशन जब हो जाता है तब हम सस्टेन्ड का मतलब ये है कि फेज में कोई परिवर्तन समय के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो जहाँ ब्राइट बन रही है वहाँ ब्राइट लगातार बनी रहेगी, जहाँ डार्क फ्रिंज है वहाँ डार्क फ्रिंज लगातार बनी रहेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो we called it as phase lock condition in phase lock condition we
obtained sustained interference पैटर्न। ठीक है, तो हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ओके, फॉर दिस पर्पज वी यूज लाइट मिरर Fresnel biprism and Fresnel by mirror and biprism। ठीक है, मतलब कि इंटरफेरेंस को हमें पाने के लिए लाइट मिरर का यूज करेंगे, फ्रेशनल बाई मिरर का यूज करेंगे या फ्रेशनल मिरर का यूज करेंगे और बाई प्रिज्म का यूज करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं लाइट मिरर पे। ओके, कि व्हाट इज़ लाइट मिरर। 5 मिनट हम और आपका पढ़ाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। बहुत तेज़ तो नहीं है पढ़ाने में, पढ़ाई मतलब ऐसी तो नहीं हो रही है कि ये सब मिटा दे। अच्छा, तो लाइट मिरर क्या होता है? ये स्क्रीन होता है। ठीक है, और ये सोर्स होता है, और ये जो है आपका ऐसे एक मिरर हम रख देते हैं। ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? क्यों? प्लेन मिरर में हमेशा इमेज उतनी ही डिस्टेंस पीछे बनती है जितना आप उसके सामने खड़े हो जाएं। ठीक है, तो ये तो इमेज प्लेन मिरर की है। तो दिस इज आल्सो d एंड दिस इज कैपिटल D। ठीक है, अब यहाँ से लाइट यहाँ पड़ रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली जा रही है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ लाइट पड़ रही है और फिर रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली जा रही है। तो इसको ऐसे आगे बढ़ाएं तो कहीं यहाँ मिलेगी और ये रिफ्लेक्ट ऐसे ही होगी, तो ये ऐसे यहाँ मिलेगी। ठीक है, दिस इज ओके। और ये तो रिफ्लेक्टेड वेव है। ओके, तो इंटरफेरेंस किसके किसके बीच में हो रहा है? एक जो सीधे रे ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक इस मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे हो रही है।
तो उन दोनों की वजह से, क्योंकि एक सोर्स तो ये है जिसे लाइट जा रही है और दूसरा सोर्स तो वर्चुअल सोर्स है, ठीक है। तो वर्चुअल सोर्स यहाँ पर बन गया, यानी इसमें फेज लॉक की कंडीशन क्रिएट हो गई। जिस तरह से फेज इसका बदलेगा ठीक उसी तरह से इसका बदलेगा, तो फेज टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो इन दिस मिरर, इन दिस arrangement, the phase locked, hence interference pattern is produced between the incident ray and reflected rays, ठीक है। ओके, तो ये बनेगा। हाँ, जहाँ मांगेगा, जहाँ डेरिवेशन कहेगा वहाँ दिखाएंगे। हियर न्यूमेरिकल, बिल्कुल, हियर बीटा इजकल टू लैम्डा कैपिटल बाई डी, डी इजकल टू 2d, सो बीटा इजकल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई twice d. Twice d is separation between S and S dash. The central fringe at O is डार्क। यहाँ सेंट्रल फ्रिंज डार्क बनेगी, क्यों? बिकॉज रिफ्लेक्टेड वेव सफर्स लैम्डा बाई 2 path difference here and incident wave will interact with it। जो वेव यहाँ पर है, ठीक है, वो सीधे ऐसे आएगी और जो यहाँ से टकरा करके तुरंत रिफ्लेक्ट होगी उसमें लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा, तो वो दोनों जहाँ इंटरफियर करेंगी वो डार्क हो जाएगा। जैसे ऐसे यहाँ पड़ी तो पड़ने वाली वेव का पाथ फेज कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही रिफ्लेक्टेड वेव आएगी वो पड़ने वाली वेव से लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस होगी और वो तत्काल इंटरफियर कर जाएगी। तो तत्काल इंटरफियर कर जाएगी तो दोनों के बीच लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होगा, तो सेंट्रल फ्रिंज इज डार्क, प्रोवाइडेड मिरर is at touch of स्क्रीन, मतलब मिरर स्क्रीन के कांटेक्ट में हो। अगर दूर होगा तब तो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।
मेरा ख्याल है कल